वायु रक्षा काम करो। एम्बुलेंस किया। एक और ओहो मैंने उनसठ में किया। एक और है लगता है, एक और है, एक और है। वो देखो एक और है। वो देखो उड़ गई। वो देखो। बेलारूसी मोर्चे पर जाहिर है कि कुछ तैयार हो रहा है। रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने अपने बेलारूसी समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको को तुरंत बुलाया है और ये भी पता चला है कि दोनों ने देर रात वल्दाय स्थित निवास पर कई घंटों तक बंद कमरे में बातचीत की। क्रेमलिन ने तुरंत घोषणा की कि इस बैठक के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या संयुक्त बयान नहीं होगा, लेकिन सभी अप्रत्यक्ष संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि इन दोनों तानाशाहों ने कुछ योजना बनाई है। बेलारूसी तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको का विमान किसी गुप्त मिशन वाले विमान की तरह व्यवहार कर रहा था। मिन्स्क से उड़ान के बाद उसने तवेर क्षेत्र में ट्रांसपोंडर बंद किया और व्लादिमीर पुतिन के निवास के पास M11 हाईवे पर यातायात रोक दिया गया और खुद लुकाशेंको को सार्वजनिक रूप से दिखाया भी नहीं गया। तो व्लादिमीर पुतिन और लुकाशेंको बंद दरवाजों के पीछे घंटों क्या चर्चा कर रहे हैं कि ट्रांसपोंडर से भी डरते हैं, वहां क्या गुप्त है? मुझे लगता है इसे समझने के लिए हमें पिछले कुछ दिनों की 3 घटनाओं को एक साथ जोड़ना होगा। ये घटनाएं अलग दिखती हैं पर असल में एक ही बड़ी कहानी है। पहली घटना है क्रेमलिन का बेलारूस को युद्ध में घसीटना, जिसे लुकाशेंको ने भी माना है। दूसरी घटना यह है कि लुकाशेंको अड़ जाते हैं और ग्रिज़लोव के सामने साफ कहते हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे। तीसरी बात, यूक्रेन के हमलों के बाद रूस ईंधन संकट झेल रहा है और वहां सैन्य कारखानों में आग लगना आम हो गया है। कारखाने और बेलारूस से पेट्रोल की आपूर्ति के अलावा सैन्य उत्पादन को छुपाने के लिए उसे बेलारूस में स्थानांतरित करने के सभी संकेत हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने 27 जून की रात को यूक्रेनी फ्लेमिंगो मिसाइलों से वोल्गोग्राद में सैन्य औद्योगिक परिसर टाइटन बैरिकेड्स के कारखाने पर हमला किया। इस कारखाने में रूस तोपखाने की प्रणालियां और विशेष सैन्य तकनीक बनाता है, खासकर यूक्रेनी नागरिकों पर हमले के लिए मिसाइल लॉन्चर के हिस्से। इसी दौरान क्रीमिया से अब सिर्फ रूसी पर्यटकों का ही नहीं बल्कि रूसी सैनिकों का भी सच में भागना दर्ज किया गया है। व्लादिमीर पुतिन की लोकप्रियता दर बड़ी जंग की शुरुआत से अपने न्यूनतम स्तर पर है और ये सितंबर के ड्यूमा चुनावों से ठीक पहले हुआ। रूस रवाना होने से पहले लुकाशेंको ने बेलारूसियों से कहा कि उसे हटाया नहीं जा सकता बहुत लंबे समय तक, जबकि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी बेलारूस के क्षेत्र से आक्रमण की तैयारी दर्ज कर रही है। तो चलिए इन घटनाओं की इस उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आज 27 जून है। आइए इन घटनाओं को समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपना कमेंट लिखें। इस एपिसोड को YouTube पर आगे बढ़ाने में इससे बहुत मदद मिलेगी, इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं ताज़ा खबर से शुरू करता हूं। शनिवार 27 जून की रात को रूसी वोल्गोग्राद पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें टाइटन बैरिकेड्स डिफेंस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा, जो इस्कंदर M और टोपोल M मिसाइल कॉम्प्लेक्स के लिए लॉन्चर बनाती है। बताया गया है कि वोल्गोग्राद पर 5 यूक्रेनी फ्लेमिंगो मिसाइलें दागी गईं। फ्लेमिंगो मिसाइलें बनाने वाली कंपनी के संस्थापक डेनिस स्टिलबर्ग ने मिसाइल लॉन्च और वोल्गोग्राद में हमले के बाद हुए धमाकों के दृश्य वाला वीडियो जारी किया। स्थानीय निवासियों ने सुबह 4 बजे के करीब कई धमाकों की सूचना दी। बाद में इंटरनेट पर एक वीडियो में मिसाइल को औद्योगिक स्थल पर गिरते हुए दिखाया गया। हमले से ठीक पहले रोसावियात्सिया ने वोल्गोग्राद हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की थी। हाँ संपादक।
लिया गया है, हम ले रहे हैं। शुरू हुआ शुरू हुआ। शुरू हुआ चाहिए। नो, शुरू हुआ ये है, ये मजबूती से पकड़ो। शुरू हुआ 159। मत जाओ साले, मत जाओ साले, टिके रहो कमीने, रुको कमीने, रुको कमीने, रुको। शुरू हुआ, मदद करो, मदद करो। एक और। हाँ, कहा? दौड़ दौड़ वो शुरोवा कहाँ है? वो रहा, उड़ रहा है। हम जेल नहीं जा रहे हैं। जेलुका नहीं जा रहे, हम यही रहेंगे अभी। शुरोवा 3 घंटे, शुरोवा घंटे, शुरोवा कहा जा रहा है? कि टाइटन फैक्ट्री पर हमला किया गया था। शुरोवा मुख्य निदेशालय के अनुसार शुरोवा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये उद्यम रॉसकॉस्मोस की संरचना में आता है और इस्कंदर एम ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल कॉम्प्लेक्स की स्वचालित लॉन्चर, टोपोल एम कॉम्प्लेक्स की स्वायत्त लॉन्चर, MSTAS स्वचालित हॉवित्जर की आर्टिलरी यूनिट्स और अन्य विशेष सैन्य उपकरणों का निर्माण करता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यहां तक कि स्थानीय लोगों ने भी उद्धरण के अनुसार यूक्रेनी उच्च गति वाली हवाई लक्ष्यों के हमले की पुष्टि की है, जो ये दर्शाता है कि ये ड्रोन नहीं थे बल्कि वास्तव में फ्लेमिंगो मिसाइलें थीं। इसके अलावा यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने इस महीने दूसरी बार तेल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया है। दूसरा हमला व्लादिमीर क्षेत्र में हुआ, जो मास्को क्षेत्र की ईंधन आपूर्ति प्रणाली और निर्यात आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा विभाग ने स्पष्ट किया कि यह हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा अनुमोदित 40 दिवसीय अभियान के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य रूस पर दबाव बनाना और उसे युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करना है। इसी स्थान पर पिछला हमला 10 जून को दर्ज किया गया था और इससे पहले 24 मई को भी इसी जगह पर हमला किया गया था। तो ये वतोरो परिवहन संरचना का हिस्सा है। ट्रांसनेफ्ट वर्खनिया वोल्वा की इस परिवहन व्यवस्था में ये हल्के पेट्रोलियम उत्पादों की पंपिंग का प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्र है। इसके माध्यम से डीजल ईंधन की आपूर्ति मॉस्को रिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन में की जाती है और वहां से ये मॉस्को के आसपास की बड़ी पेट्रोलियम डिपो तक पहुंचता है। ये स्टेशन पहले बाल्टिक सागर के बंदरगाहों से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता था, लेकिन अब नहीं करता। कुल मिलाकर तेल अवसंरचना पर हमले रूस में ईंधन संकट को और गंभीर बना रहे हैं। इस समय देश के 32 क्षेत्रों में, साथ ही कब्जाए गए क्रीमिया और यूक्रेन के अधिकृत क्षेत्रों में ईंधन की बिक्री पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लागू है। ये पहले ही आधिकारिक रूप से घोषित हो चुका है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये अनौपचारिक रूप से अलग अलग पेट्रोल पंपों द्वारा किया जा रहा है। इस पर और क्रीमिया की स्थिति पर हम बाद में बात करेंगे, जिसने सितंबर में ड्यूमा चुनावों से पहले पुतिन की लोकप्रियता में रिकॉर्ड गिरावट लाई थी। असल में यूक्रेन के हमलों के बढ़ने के बीच व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत अपने पास अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बुला लिया। साथ ही ठोस बयान है कि रूस फिर से बेलारूस को यूक्रेन युद्ध में घसीटना चाहता है। कल देर शाम 26 जून को अलेक्जेंडर लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के पास पहुंचे। इस मुलाकात का माहौल हर बयान से ज्यादा असरदार था। व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें वाल्दाई रेजिडेंसी में बुलाया, जहां बिना बाहरी नजरों के आराम से बात की जा सकती है। बेलारूस के तानाशाह का विमान बिल्कुल स्पेशल ऑपरेशन के विमान जैसा बर्ताव कर रहा था। वो मिन्स्क से मॉस्को समयानुसार 9:46 बजे उड़ा और तवेर क्षेत्र पहुंचते ही ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया और पुतिन के निवास के पास M11 हाईवे पर यातायात अस्थायी रूप से खोल दिया गया। मुलाकात के बारे में बाद में ही घोषणा की गई। मिन्स्क और क्रेमलिन ने इसकी जानकारी तब दी जब ये पहले ही हो चुकी थी।
बातचीत कई घंटे चली, पहले आमने सामने, फिर प्रतिनिधिमंडलों के साथ। और क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव के अनुसार ये आज 27 जून को भी जारी रह सकती थी। कोई आधिकारिक बयान प्रेस के सामने आना या दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हुए, सब कुछ पूरी तरह बंद और गुप्त रहा। तो फिर व्लादिमीर पुतिन और लुकाशेंको ने इतनी गोपनीयता के माहौल में आखिर किस बारे में बात की? और इसे समझने और विश्लेषण करने के लिए हमें पिछले कुछ दिनों की 3 घटनाओं या 3 घटनाक्रमों को एक साथ जोड़ना होगा। आप इसे जो भी नाम देना चाहें। ये घटनाएं अलग अलग लगती हैं, लेकिन असल में ये सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं और हम यहाँ यही कर रहे हैं कि सारी कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि घटनाओं की असली सच्चाई को समझा जा सके। और इससे पहले कि हम इस कहानी की गुत्थी सुलझाना शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इसके अलावा आप किसी भी डोनेशन के माध्यम से इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहीं पेट्रियन प्लेटफॉर्म का लिंक है जहां हमारी प्राइवेट कम्युनिटी में मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं, जहां हम प्राइवेट अलग अलग स्ट्रीम्स करने की योजना बना रहे हैं ताकि सवाल जवाब के फॉर्मेट में बातचीत कर सकें और जहां हम आपके साथ मिलकर यहां YouTube पर आने वाले एपिसोड्स के टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। वहां जाएं, सब्सक्राइब करें और वहां मेरी सोशल मीडिया के लिंक भी हैं, आपको वहां भी देखकर अच्छा लगेगा। जैसा मैंने कहा, पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें 3 घटनाक्रमों को समझना होगा। पहली घटना है कि क्रेमलिन लुकाशेंको पर यूक्रेन युद्ध में शामिल होने का दबाव डाल रहा है। यह तो बिल्कुल सतह पर दिखने वाली बात है। 23 और 24 जून को द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मौजूदा और पूर्व रूसी और यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से वो जानकारी प्रकाशित की जो पुतिन और लुकाशेंको की वालदाई बैठक की असली पृष्ठभूमि बन गई। रूस लुकाशेंको पर दबाव डालकर बेलारूस को यूक्रेन युद्ध में गहराई से घसीटना और संभवतः नया मोर्चा खोलना चाहता है। प्रकाशन के अनुसार मॉस्को की मांगे हैं यूक्रेन पर ड्रोन हमले के लिए बेलारूसी क्षेत्र का उपयोग और पश्चिम में युद्ध की नई दिशा खोलना ताकि यूक्रेन के रक्षा बलों को पूर्वी क्षेत्रों से हटाया जा सके, जब तक यूक्रेन उत्तर की रक्षा हेतु नई सैन्य ब्रिगेड तैयार नहीं करता। बेलारूस को पड़ोसी नाटो देशों के खिलाफ अभियान के आधार के रूप में देखना ताकि उनकी रक्षा व्यवस्था की जांच और कीव को मिलने वाले पश्चिमी समर्थन को कमजोर किया जा सके। और यहां दबाव का मुख्य हथियार है पैसा, साधारण पैसा। एक पूर्व रूसी खुफिया अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि अगर मिन्स्क ने इनकार किया तो क्रेमलिन उसे वित्तीय सहायता ना देने की धमकी दे रहा है। और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इन चर्चाओं का अधिकांश हिस्सा लुकाशेंको और मिन्स्क में रूसी राजदूत बोरिस ग्रिजलॉव के बीच हुआ। इस नाम बोरिस ग्रिजलॉव को याद रखें क्योंकि ये समझना जरूरी है कि लुकाशेंको ने आगे क्या कहा। घटनाक्रम की दूसरी कड़ी है लुकाशेंको का सार्वजनिक विरोध, जो ये बताता है कि अब गैर सार्वजनिक विरोध काम नहीं कर रहा, इसलिए लुकाशेंको ने सब कुछ सार्वजनिक करने का फैसला किया। ये क्रेमलिन की निराशा का अहम संकेत है। क्रेमलिन लुकाशेंको को युद्ध में खुलकर शामिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लुकाशेंको ऐसा नहीं करना चाहते। क्रेमलिन दबाव बढ़ा रहा है और लुकाशेंको के पास अब सिर्फ इसे सार्वजनिक करने का विकल्प है। लुकाशेंको ने सार्वजनिक रूप से क्रेमलिन के विरोध में रुख अपनाया है। 25 जून को उसी रूसी राजदूत बोरिस ग्रिजलोव के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा, जिसे विश्लेषकों ने वैसे मॉस्को के लिए एक संकेत के रूप में देखा, कि बेलारूस यूक्रेन में युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। उन्होंने बताया कि वे मिन्स्क में ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधियों से मिले और कड़ी चेतावनी दी, लेकिन ये चेतावनी असल में दोनों पक्षों के लिए थी। उनके शब्दों का अर्थ था, लुकाशेंको ने ज़ेलेंस्की के लोगों से कहा कि अगर ज़ेलेंस्की सोचते हैं कि वे मिन्स्क से ऐसे बात कर उसे युद्ध में घसीट सकते हैं तो युद्ध का स्वरूप तुरंत बदल जाएगा। ये युद्ध पैमाने और स्वभाव दोनों में पूरी तरह अलग होगा। लुकाशेंको ने कहा कि ग्रिजलोव उसे यूक्रेन से युद्ध के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन ये सही नहीं क्योंकि बेलारूस के लोग यूक्रेनियों से लड़ना नहीं चाहते। यह दोहरी चाल है। आज युद्ध अध्ययन संस्थान ने इसे अच्छी तरह वर्णित किया है। एक तरफ ये कीव को कथित तौर पर धमकी है। वो कहता है, हमारे साथ ऐसे बात मत करो, नहीं तो अगर हमने हमला कर दिया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर मॉस्को को सीधा इनकार। लुकाशेंको समय खींचते रहते हैं और क्रेमलिन की बेलारूस को युद्ध में घसीटने की बढ़ती कोशिशों से बचते हैं, साथ ही यूक्रेन के प्रति अपेक्षाकृत तटस्थ भाषा बनाए रखते हैं।
और अब विश्लेषक लोग लुकाशेंको की दुविधा को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करते हैं। लुकाशेंको रूस की समर्थन बनाए रखने और बेलारूस की घटती संप्रभुता के बचे हुए हिस्से के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस विरोध का मुख्य संकेतक यही है। 2022 से लुकाशेंको लगातार बेलारूसी सेना को यूक्रेन में रूसी अभियानों में सीधे भाग लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और महत्वपूर्ण यह है कि वे मॉस्को की यूक्रेन को बेलारूस के लिए खतरा बताने वाली भाषा शायद ही अपनाते हैं। वहां वे कहते हैं ज़ेलेंस्की, नाजी, डॉनबास। 8 साल ये बातें लुकाशेंको दोहराते हैं, लेकिन लुकाशेंको ने कभी ये नहीं कहा कि यूक्रेन बेलारूस के लिए सीधा खतरा है, इसलिए बेलारूसियों को वहां किसी चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत नहीं बताई। अगर आप ध्यान दें तो वो इस विषय को टालने की कोशिश करते हैं। इसका सबूत यह है कि लुकाशेंको का विरोध सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो पुतिन से मुलाकात से कुछ दिन पहले ही सामने आया। 19 जून को ज़ेलेंस्की ने लुकाशेंको को अल्टीमेटम दिया कि वे बेलारूस में लगे रिले टावर हटाएं जो रूसी हमलों में मदद कर रहे हैं। इसके लिए 26 जून तक एक हफ्ता दिया, धमकी दी कि ना होने पर यूक्रेन खुद करेगा, यानी यूक्रेन इन रिट्रांसलेटरों को सीधे नष्ट कर देगा। ये रिट्रांसलेटर्स क्या हैं? ये साधारण टीवी या मोबाइल टावर जैसे दिखते हैं, लेकिन गुप्त रूप से रूसी ड्रोन को यूक्रेन में लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। ये 150 किलोमीटर तक की दूरी पर संचार प्रदान करते हैं और ड्रोन की उड़ान के दौरान ही उसका लक्ष्य बदलने की सुविधा देते हैं। ये यूक्रेनी लक्ष्यों पर रियल टाइम में हमला करने में सहायक हैं, और साथ ही वैसे ये जासूसी करने में भी मदद करते हैं। अब इस कहानी का नतीजा ये है, 24 जून को ज़ेलेंस्की ने घोषणा की कि 22 जून की स्थिति के अनुसार बेलारूस में रिट्रांसलेटर काम करना बंद कर चुके हैं। यानी लुकाशेंको ने चुपचाप बिना माने, अल्टीमेटम को खुलेआम स्वीकार किए बिना ये मांग डेडलाइन से 4 दिन पहले पूरी कर दी। अब युद्ध अध्ययन संस्थान इसे स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। अल्टीमेटम का दिखावटी पालन दिखाता है कि लुकाशेंको अब भी क्रेमलिन के बेलारूस को युद्ध में घसीटने के प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। लुकाशेंको इतने सतर्क क्यों हैं, ये पूरी तरह से समझ में आता है। यहाँ 2 कारण हैं और दोनों ही उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अस्तित्व से जुड़े हैं। पहला कारण है समाज। बेलारूसी समाज रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग में सीधे शामिल होने के लिए बेहद सीमित तत्परता दिखा रहा है, और 2020 के विरोध प्रदर्शनों के राजनीतिक परिणाम अब भी किसी हद तक लुकाशेंको शासन के व्यवहार को आकार दे रहे हैं। वो अब भी याद करता है कि क्या हुआ था और समझता है कि वो पहले ही किनारे पर था। और दूसरी वजह है यूक्रेनी ड्रोन का डर। डेर स्पीगल के अनुसार ज़ेलेंस्की का अल्टीमेटम लुकाशेंको पर गंभीर असर डाला। लुकाशेंको, जो पिछले हफ्ते रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन से अपने सहयोगी व्लादिमीर पुतिन से भी ज्यादा डर रहे थे, खुद लुकाशेंको ने 15 जून को अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में बेलारूस की सैन्य कमजोरी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, उद्धरण, बेलारूस सचमुच यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की हथेली पर है। और इसके बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की से पहले की अपमानजनक बातों के लिए माफी भी मांगी। यानी लुकाशेंको ने बहुत ज्यादा पलटी मारनी शुरू कर दी है, और थोड़ी देर बाद मैं फिर से समझाऊंगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आज ही फायरपॉइंट कंपनी के संस्थापक डेनिस टिलरमान ने साफ शब्दों में कहा कि अगर बेलारूस सच में यूक्रेन पर हमला करता है तो यूक्रेनी ड्रोन पहले ही घंटों में बेलारूस की पूरी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे। क्योंकि ज़ेलेंस्की पहले ही मान चुके हैं और सार्वजनिक रूप से कहा है कि यूक्रेन की रक्षा बलों ने बेलारूस के क्षेत्र में लगभग 500 लक्ष्यों की पहचान की है जिन पर ड्रोन पहले ही घंटों में हमला करेंगे। जैसा कि आप समझ रहे हैं, ये तेल रिफाइनरी, बिजली घर आदि हैं। पहले इसे बड़ी डींग, ब्लफ और इसी तरह की बातें मान लिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से यूक्रेनी ड्रोन रूस में कारखानों को, तेल रिफाइनरियों को तबाह कर रहे हैं, उसे देखकर वे सैन्य कारखानों को भी तबाह कर रहे हैं और यहां तक कि मॉस्को में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं जो वायु रक्षा से पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है। लुकाशेंको समझते हैं कि अब ये कोई ब्लफ नहीं है, ये कोई खोखली धमकी नहीं है, और अगर यूक्रेन को हमला करने का बहाना दिया गया तो वह हमला करेगा। अगर बेलारूस सीमा से यूक्रेन के खिलाफ पहली सैन्य कार्रवाई होती है तो यूक्रेन को पूरा अधिकार होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार आत्मरक्षा और बेलारूस को नष्ट करने का पूरा अधिकार है।
लुकाशेंको जानते हैं कि ये अभी संभव है और रूस के भीतर क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। यहाँ घटनाओं की तीसरी लाइन पुतिन की बेलारूस को युद्ध में घसीटने की योजना विफल कर देती है। रूस इस समय ईंधन के बिना घुट रहा है और यही वजह है कि उसे बेलारूस की जरूरत है और रूस में एक के बाद एक सैन्य कारखाने जल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन समझते हैं कि वो बहुत जल्द पर्याप्त मात्रा में हथियारों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। आगे उत्पादन तो होगा लेकिन पर्याप्त नहीं। यही वो आधार है अगर आप चाहें तो जिसके बिना पूरी तस्वीर पूरी नहीं होती। जब पुतिन और लुकाशेंको के बीच ये बातचीत चल रही है, रूस अपने इतिहास के सबसे बुरे ईंधन संकट का सामना कर रहा है। इस संकट के लिए यूक्रेनी ड्रोन जिम्मेदार हैं। ये सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रेडियो स्वबोधा के अनुसार 24 जून तक ये ताज़ा आंकड़े हैं, रूस के कम से कम 83 में से 55 क्षेत्रों ने या तो सरकारी स्तर पर या फिर अलग अलग तेल कंपनियों के स्तर पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री को सीमित करने की सूचना दी है। वैसे ब्लूमबर्ग भी यही तस्वीर दिखाता है, बस थोड़ा अलग तरीके से। वो कहता है कि रूस के कम से कम 2/3 क्षेत्रों ने या तो ईंधन की बिक्री पर सीमाएं लगाई हैं या फिर यूक्रेनी हमलों के चलते तेल रिफाइनरियों पर लगातार हमलों के बाद ईंधन की कमी का सामना किया है। रूस के 2/3 क्षेत्र। इसके अलावा मार्च महीने से अब तक रूस की तेल रिफाइनरियों पर 2 दर्जन से ज्यादा हमले हुए हैं, जिनमें रूस की 10 में से 8 सबसे बड़ी रिफाइनरियां भी शामिल हैं। और विश्लेषकों का अनुमान है कि रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 20% से अधिक पूरी तरह से ठप हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने युद्ध के पूरे इतिहास में इस स्तर की तबाही को अभूतपूर्व बताया है। जून में मॉस्को पर हुआ हमला प्रतीकात्मक था और साथ ही साथ काफी दर्दनाक भी था। पिछले हफ्ते यूक्रेन ने गैज़प्रोम नेफ्ट का मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जो आमतौर पर मॉस्को में इस्तेमाल होने वाले 40% तक ईंधन की आपूर्ति करता है। विशाल टानेको संयंत्र को हुए नुकसान के साथ इससे लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन की रिफाइनिंग क्षमता खत्म हो गई। 6 लाख बैरल यानी ये पूरी मॉस्को की आपूर्ति का आधे से भी ज्यादा है। इसके अलावा मॉस्को क्षेत्र में पेट्रोल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कपोतने में स्थित रिफाइनरी 1 महीने में 2 बार हमले का शिकार हुई और जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस साल के अंत तक पूरी तरह से बंद हो गई है। उसने अपना काम बंद कर दिया है। यह जिन 3 घटनाओं की बात हो रही है वे सब एक ही बिंदु पर मिलती हैं। रूस क्यों अपनी तेल शक्ति के बावजूद वो बेलारूस से इतनी मजबूती से क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि बेलारूस मॉस्को के लिए ईंधन का सहारा बन गई है। इतिहास में पहली बार रूस बेलारूस पर निर्भर है, ना कि इसके विपरीत। और लुकाशेंको, चालाक पुराना बेलारूसी तानाशाह, इसे अच्छी तरह समझता और महसूस करता है। बेलारूस के पास 2 बड़े तेल रिफाइनरी कारखाने हैं और मॉस्को इन कारखानों पर लगातार अधिक निर्भर होता जा रहा है। रूसी तेल रिफाइन कर पेट्रोल, डीजल, एविएशन, केरोसिन रूस को बेचने के लिए 2026 के पहले 5 महीनों में बेलारूस के तेल रिफाइनरी कारखानों से रूस को रेलवे के जरिए पेट्रोल की आपूर्ति 13 गुना बढ़ गई है। पिछले साल इसी समय की तुलना में डीजल आपूर्ति 3 गुना बढ़ी है। मैं जोर देता हूं कि ये आंकड़े तब के हैं जब यूक्रेन ने मॉस्को के कपोतने में कारखाना नहीं नष्ट किया था, यानी ये आंकड़े मई के अंत तक के हैं। अब तक इससे ताज़ा आंकड़े नहीं हैं, लेकिन सिर्फ मई के अंत तक भी जरा सोचिए, बेलारूस से मॉस्को को पेट्रोल की आपूर्ति 13 गुना बढ़ गई थी। यानी अभी मॉस्को की स्थिति और गंभीर है। इसीलिए अलेक्जेंडर लुकाशेंको इतनी हिम्मत से व्लादिमीर पुतिन को बेलारूस को युद्ध में घसीटने से मना कर सकते हैं। पुतिन लुकाशेंको पर दबाव डाल रहे हैं कि वे बेलारूस से यूक्रेन पर ड्रोन हमले शुरू करें, पश्चिम में नया मोर्चा खोलें और नाटो के खिलाफ ठिकाना बनाएं। और इसके अलावा रूसी अर्थव्यवस्था जो दम तोड़ रही है, उसके लिए बेलारूसी ईंधन भी चाहिए। और ये सब कुछ मॉस्को की तरफ से मिन्स्क की फंडिंग बंद करने की धमकी के साथ हो रहा है। लुकाशेंको वल्लाई में बैठक में बिल्कुल उल्टी मंशा के साथ आए थे। मॉस्को के ये पैसे बचाए रखना, यानी पैसों का प्रवाह बनाए रखना, लेकिन खुद को उस जंग में नहीं घसीटना देना जो देश के अंदर उसे बर्बाद कर देगी। यूक्रेनी ड्रोन बेलारूसी रिफाइनरी और सैन्य ठिकानों तक पहुंचेंगे, लुकाशेंको ये जानते हैं। मैं फिर से जोर देता हूं, वो एक पुराना घाघ तानाशाह है जो लंबे समय से सत्ता में है और जानता है कि सब कैसे चलता है।
लुकाशेंको ने हाल ही में पश्चिमी देशों से संबंध बनाना शुरू किया है, चाहे जैसा भी लगे। वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि वो वहां ट्रंप से मिलने के लिए भी तैयार है। और यूरोप उन्हें संकेत दे रहा है कि वे उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, अगर वो व्लादिमीर पुतिन से थोड़ा भी दूर हो जाएं। और मैं याद दिला दूं, लुकाशेंको का पूरा राजनीतिक करियर संतुलन साधने पर टिका है। कभी वे पश्चिम के साथ होते हैं, कभी मॉस्को के साथ, कभी पश्चिम के साथ, कभी मॉस्को के साथ। अगर आप देखें, समय को 20 साल पीछे ले जाएं और उस समय को देखें, वे लगातार इधर उधर झूलते रहे। इसी कारण पुतिन और लुकाशेंको की वल्दाई में मुलाकात बेहद गोपनीय रही। अगर वल्दाई में कोई अलग तरह की एकता, साझेदारी वगैरह होती तो उसे टीवी पर दिखाया जाता। रूसी प्रचारक सोलोव्योव सबसे पहले इस पर चिल्लाते। मुलाकात की गोपनीयता। रूस की सीमा में लुकाशेंको के विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया। सार्वजनिक बयानों की कमी। ये सब कठिन सौदेबाजी के संकेत हैं, न कि किसी तरह की जीत के। ये इस बात का संकेत है कि वे मोल भाव कर रहे हैं। अब लुकाशेंको के पास ट्रंप की भाषा में आस्तीन में तुरुप के पत्ते हैं। और एक अहम बात भी याद रखनी चाहिए। लुकाशेंको ने बताया कि इमैनुअल मैक्रों ने फोन पर बातचीत में उन्हें चेतावनी दी थी कि फ्रांस के पास खुफिया जानकारी है कि बेलारूस युद्ध में अपनी भागीदारी बढ़ाने जा रहा है। और मैक्रो ने उन्हें ऐसा ना करने की सलाह दी। यानी लुकाशेंको पर दो तरफ से दबाव है। क्रेमलिन उसे युद्ध में धकेल रहा है, पश्चिम और कीव ने चेतावनी दी है। वालदाई में मुलाकात, पुतिन की कोशिश। पुतिन अपनी स्थिति थोपना चाहते हैं, जबकि लुकाशेंको कम जिम्मेदारी में ज्यादा पैसा पाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में लुकाशेंको ने पुतिन और जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव फिर दिया और ट्रंप से मिलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। हाँ, लेकिन शर्त है कि बैठक अच्छी तरह तैयार हो और इसमें दूतावास, अर्थव्यवस्था, वित्त, दोषियों की रिहाई जैसे मुद्दे शामिल हों। यही उन्होंने कहा। यही उनकी व्यक्तिगत चाल है, यानी खुद को पश्चिम के सामने एक शांति दूत और संवाद का माध्यम के रूप में पेश करना और साथ ही मॉस्को के संरक्षण में बने रहना। यही है जो लुकाशेंको अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बेलारूस की धरती पर काफी समय से ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जो बहुत हद तक चीनी हथियारों जैसे दिखते हैं। इसके अलावा लुकाशेंको खास तौर पर शी जिनपिंग से मिलने के लिए बीजिंग भी गए थे, यानी पूरी तरह से एक अलग इकाई के रूप में मॉस्को से अलग। यानी बेलारूस का अपना सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा रूस के सैन्य कारखानों पर हमलों के बीच व्लादिमीर पुतिन लुकाशेंको से अपने हथियारों का उत्पादन बेलारूस में छुपाने के लिए कह सकते हैं। ये चीज अभी ध्यान से नजर रखनी चाहिए। अब स्पष्ट है कि लुकाशेंको को फिर से पश्चिम और मॉस्को के बीच संतुलन बनाने का मौका मिला है। जब तक वो ऐसा कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि बेलारूस के क्षेत्र से हमले का खतरा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि खतरा बिल्कुल खत्म हो गया है। वो खतरा अभी भी मौजूद है, वो है, लेकिन वो कम हो रहा है। लेकिन लुकाशेंको के पक्ष में खुद पुतिन की कमजोरी भी काम आ रही है। अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्रीमिया की तथाकथित सरकार ने यूक्रेन के कई हफ्तों के तीव्र हवाई हमलों के बाद आपातकाल घोषित किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि इन हमलों ने क्रेमलिन के तानाशाह पुतिन की रूसी समाज को युद्ध के प्रभावों से अलग रखने की क्षमता कमजोर कर दी है। रूसियों ने युद्ध का असर खुद महसूस करना शुरू किया है। कीव में उम्मीद बढ़ी है कि पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है, भले ही रूस यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए है। आखिरकार एक कीमती संपत्ति की जगह क्रीमिया मॉस्को के लिए बोझ बन गया है। और अब विश्लेषक ये देख रहे हैं कि यूक्रेन के हमलों के कारण कब्जे वाले क्रीमिया को बड़ी संख्या में रूसी पर्यटक और कब्जे वाले प्रायद्वीप के निवासी, साथ ही रूसी संघ के सैनिक, सुरक्षा सेवा के कर्मचारी और कब्जा करने वाले प्रशासन के प्रतिनिधि छोड़ रहे हैं। युद्ध दिन संस्थान के विश्लेषक बताते हैं कि कब्जे वाले क्रीमिया से इस आबादी का पलायन अल्पकालिक जनसांख्यिकीय प्रभाव डाल सकता है, जो आगे चलकर और भी बढ़ सकते हैं दीर्घकालिक दृष्टि से, अगर यूक्रेन का हमला अभियान जारी रहता है।
साथ ही स्थिति की गंभीरता का संकेत ये भी है कि 26 जून को रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने रूसी तेल कंपनियों द्वारा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगे मौजूदा प्रतिबंध को 31 दिसंबर 2027 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया। सोचिए, पुतिन ने फिर से जैसे कि ये आदेश दिया है कि रूसी तेल कंपनियों को G7 देशों द्वारा तय की गई तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत की सीमा का पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें उन्होंने ये भी जोर दिया है कि कुल मिलाकर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि का निर्यात अगले साल के अंत तक कहीं भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि घरेलू बाजार में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए अब हम खुद लुकाशेंको के कदमों पर नजर रखेंगे, जिन्हें अभी जैसा कि हम देख रहे हैं अलग थलग कर दिया गया है। वो कहीं भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और पुतिन और लुकाशेंको अपनी मुलाकात बंद दरवाजों के पीछे कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं। ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं और इसी तरह की चीजें करते हैं। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी, यहां तक कि सबसे छोटे डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स से आर्थिक मदद कर सकते हैं। वहीं पर पेट्रियन प्लेटफॉर्म का लिंक भी है, जहां हमारा एक प्राइवेट कम्युनिटी है, जहां हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो यहां YouTube पर नहीं आते, जहां मैं आपके व्यक्तिगत सवालों के जवाब देता हूं और अलग अलग विषयों और परिस्थितियों पर चर्चा करता हूं। और वहीं पर सीमित दर्शकों के साथ प्राइवेट स्ट्रीम्स भी प्लान की जाती हैं, जहां हम आपसे सवाल जवाब के फॉर्मेट में बातचीत करेंगे। यहां मैं फिर से विराम लेता हूं। अपना ध्यान रखें। अलविदा।